Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are good and fine. आज मैं डिस्कस करूँगी कि हाउ आई क्लियर्ड DAVV TET एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये DAVV TET क्या है। जो DAVV है वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है। और ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है DET, जो कि PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि DAVV कंडक्ट कराती है और जिसको DET के नाम से जाना जाता है। तो इस साल DAVV ने DET एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। लगभग 2 साल के बाद ये एग्ज़ाम हुआ था। कोरोना की वजह से 2 साल एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो इसमें मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई किया। अब मैंने कैसे किया तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा और कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था DAVV TET के लिए। तो मैंने ये एग्ज़ाम बॉटनी से दिया था। तो इसमें क्या था, पार्ट ए और पार्ट बी। DAVV ने जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो 44 सब्जेक्ट्स में करवाया था, जिसमें से बॉटनी एक सब्जेक्ट था। तो उसमें जो पार्ट ए था वो सबके लिए सिमिलर था और पार्ट बी जो था वो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो इसी तरीके से पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में जो था वो रिसर्च मेथोडोलॉजी था। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ मैथमेटिकल थे और रीजनिंग थी। इसमें जनरल अवेयरनेस थे। इस सब से क्वेश्चंस इसमें आए थे पार्ट ए में। और पार्ट बी में जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे? टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जो कि 50 थे पार्ट ए से एंड 50 थे पार्ट बी से, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले थे। एंड जो एक क्वेश्चन था वो 1 मार्क का था। तो ये 50 मार्क के हो गए और ये भी 50 मार्क्स के हो गए। तो टोटल हुआ 100 मार्क्स का ये जो DAVV TET का एग्ज़ाम था वो था। अब इसके लिए आपको क्लियर करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए था? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 50% से अबव चाहिए मार्क्स, तो वो क्वालिफाइड होंगे इंटरव्यू के लिए। और ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 45% था। 45% से अबव वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे इस PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अब इसकी बात करते हैं कि सिलेबस क्या था। तो सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए का सिलेबस क्या था। तो पार्ट ए के सिलेबस में पहला था डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या था? बार चार्ट, हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या था? बार चार्ट, जो कि सिंपल, स्टैक, कंपोजिट बार चार्ट, ये सब था। तो बार चार्ट के लिए मैंने, मतलब ये जो पार्ट ए था, मैंने इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैंने इसके लिए लास्ट के जो 5 to 6 डेज थे मैंने उसमें स्टडी की पार्ट ए के लिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम था वो मैंने पार्ट बी पर दिया, मतलब जो कि मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो बार चार्ट तो इजी है, आप इसको मैंने यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से 1-2 क्लासेस ली तो मेरा ये बार चार्ट कवर हो गया। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार चार्ट से आए थे। तो और ये ऑप्शनल टाइप होते हैं। एक बार चार्ट होता है, उससे 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उनको देख करके सॉल्व करना होता है। तो ये बहुत इजी होता है, मार्क्स गेनिंग होता है। कैसलेट्स एंड टेबल्स, डेटा एनालिसिस, डेटा कंपैरिजन फ्रॉम टेबल, ग्राफ, लाइन ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आया था इस बार। तो ये सब क्या है, इजी है। आप इसको 1-2 वीडियो से अगर आप देखोगे तो वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट था क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब ये तो मैथ्स के लिए है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एनसीएफ। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, ये भी इजी था। रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें था डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, ये इस वाले पार्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि ये मेरे लिए नया टॉपिक था तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बट आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स कवर हो जाता है, बार चार्ट, पाई चार्ट ये भी कवर हो जाता है, रीजनिंग भी हो जाता है, लेकिन ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, देन आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो इसमें जो भी जीके के क्वेश्चंस होंगे, अवेयरनेस, मोस्टली करंट अफेयर्स आते हैं इसमें, बुक्स का नाम कि ये बुक किसने लिखी है, तो और गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो पार्ट ए के लिए, पार्ट ए इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसको एक घंटा भी देंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। डेली अगर आप 1 घंटा भी देते हो तो सफिशिएंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको टाइम कहाँ देना है? पार्ट बी पर। सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपने सब्जेक्ट पे देना है। अब जैसे कि बॉटनी था तो बॉटनी में टोटल 10 यूनिट्स थी। जैसे कि पहली थी सेल बायोलॉजी, सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ थी जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिफ्थ बायोस्टैटिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड और काई स्क्वायर टेस्ट ये सब आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर, जनरल स्टडीज़ ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म और टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आप ये देख रहे होंगे कि इनके नाम से ही पता चल रहा होगा ये कोई नई यूनिट नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है जो कि नई हो, जो कि आपने ना पढ़ी हो। आपने जो भी बीएससी, एमएससी में जो भी आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने अच्छे से अपना बीएससी में पढ़ा है बॉटनी को, एमएससी में अच्छे से पढ़ा है एक एक चीज़, तो बस आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि उससे बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इनके लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी मैं उसका नाम बताती हूँ। आप कोई भी बुक किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी सिंह पांडे जैन। सिंह पांडे जैन। तो इस वाली बुक से मैंने ये 3 जो यूनिट थी वो कवर की थी। और इसके अलावा जो बायोस्टैटिक्स था वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मैंने अपना जो 12th से कुछ लिया, 12th की जो एलिमेंट्री बायोलॉजी थी उससे मैंने अपना बेसिक क्लियर किया। और इसके अलावा लाइफ साइंस की जो पाथफाइंडर की बुक आती है उससे मैंने इसको स्टडी किया था, और कुछ मैंने गूगल से भी सर्च किया था। तो मेरा ये टॉपिक उससे कवर हो गया था, प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके अलावा जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो भी आप अपना मेन है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो जेनेटिक्स में आपने जो भी बीएससी एमएससी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा, ना ही कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम डीपली पूछा जाएगा। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, रेस्पिरेशन से आए, तो वो आप कर सकते हो। ये हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं। तो हमारा ये पार्ट अच्छे से, ये सारे जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो इसमें जो भी रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। और सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी में आप देखते हैं कि 12th में, 11th-12th में क्या होता है, कितना डीपली होता है उसके बारे में। उसके बाद हम बीएससी में भी आकर के पढ़ते हैं, फिर एमएससी में और ज़्यादा उसके मैकेनिकल जो भी होता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि आपको अपनी बीएससी, एमएससी इन सारी बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए जो बुक है वो पीके गुप्ता आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप कोई भी बुक रेफरेंस में ले सकते हैं अपने। सो आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।